Auzubillahi बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मल लेबर। आज का हमारा टॉपिक है जी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बिगन विद फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स एंड एंड विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी। सेकेंड स्टेज कब स्टार्ट होती है? जब सर्विस फुल डायलेट हो जाती है और तब तक रहती है जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता। द प्रीडोमिनेंट मूवमेंट इन दिस स्टेज इज वन ऑफ डिसेंट। उन्होंने बोला है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है ना, वो होता है कि बेबी का डिसेंट हो जाना। द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ नॉर्मल सेकेंड स्टेज इज कंसिडर्ड एज 2 आवर इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड हाफ आवर इन मल्टीपेडा। उन्होंने बोला है कि जो इस स्टेज का मैक्सिमम टाइम है वो प्राइमरी ग्रेविडा में 2 आवर्स होते हैं और मल्टी ग्रेविडा में हाफ आवर होता है। द रेट ऑफ डिसेंट इज़ नॉर्मली मोर देन 1 सेंटीमीटर पर आवर, और बेबी जो होता है वो 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से जो है ना वो डिसेंट हो रहा होता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, अब इस दौरान क्या होता है जी? द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिकम मोर इंटेंसिव, द फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज फर्दर एंड द ड्यूरेशन बिकम लॉन्गर। उन्होंने बोला है कि अब इसमें क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा शिद्दत से आती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और उनका दुरानियाँ भी बढ़ जाता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आती है और लंबी दर्द आती है उसको। एज द बेबी डिसेंड डाउनवर्ड देयर इज़ अ प्रेशर ऑन द पेल्विक डायफ्राम। जब बेबी डिसेंड हो जाता है तो पेल्विक डायफ्राम पे प्रेशर पड़ जाता है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ पेल्विक फुलनेस एंड अ सेंसेशन ऑफ बेयरिंग डाउन। तो ऐसे लगता है जैसे पेल्विक जो है ना फुल हो गई है और ना खुद ब खुद पुश करने वाली जो सेंसेशंस है ना वो आती हैं। देयर इज़ अ कंपल्सिव अर्ज टू पुश बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन द रेक्टम। जब वो उसके रेक्टम पे प्रेशर पड़ता है तो उसको लगता है जैसे मुझे ना पखाना आया, तो वो क्या करती है, पुश करती है औरत। The mucosa become thinned out and is liable to be injured due to the softening induced by pregnancy। जो म्यूकोजा होता है ना वो ना थिन हो जाता है और उसमें इंजरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से जो हमारे लिगामेंट्स और हमारे मसल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। There is an irresistible urge to pass stool and any residual fecal matter in the rectum may get expelled। उन्होंने बोला है फिर औरत जब ना उसको ऐसी अर्ज फील होती है कि जैसे स्टूल पास हो रहा है, और अगर कोई बचा खुचा स्टूल होता है ना उसके रेक्टम में तो वो भी जो है ना वो एक्सपेल हो जाता है। एज अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स द एनल ओपनिंग गैप्स। उन्होंने बोला है कि ये एनल ओपनिंग जो होती है ना ये रिफ्लेक्स का पार्ट होती है। ठीक है। Recognition of second stage. There is no dramatic change occurring at full cervical dilation and may be recognized by change if an examination is carried out at this time। उन्होंने बोला यहाँ पे अब किसी ड्रामा की ज़रूरत नहीं होती है, ड्रामेटिक चेंज की ज़रूरत नहीं होती है। सर्विक्स अगर फुल डायलेट हो गई है तो हम लोग इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब हम लोग पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे इस टाइम पे। However, when the presenting part come at a level of the pelvic floor, several signs appear। उन्होंने बोला जब बेबी जो होता है ना उस पेल्विक फ्लोर पे आ जाता है ना तो बहुत सारे साइन अपीयर होते हैं। Has already mentioned involuntary expulsive effort called bearing down pain begun on the part of the mother। उन्होंने बोला सबसे पहले यही हमने मेंशन किया है कि जब बेबी नीचे आ जाता है ना तो उसको नीचे पुश करने वाली यानी कि बेयरिंग डाउन डिलीवर करने वाली पेन उसको आ रही होती है कि वो नीचे को पुश दौड़ लगाती है। With each contraction at its summit the anus gaps the presenting part become visible at the introitus without separating the labia। उन्होंने बोला कि फिर इस टाइम पे क्या होता है, एक तो एनल गैप आ जाता है हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ, और दूसरा ये होता है कि बेबी जो होता है ना उसका प्रेजेंटिंग पार्ट वो इंट्रोइटस पे जो है ना अपीयर होना शुरू हो जाता है। द मदर गेट एन इरिजिस्टेबल अर्ज टू पास स्टूल। मदर को स्टूल पास करने की जो ना फील होती है, ज़रूरत फील होती है। द मेम्ब्रेन इफ़ नॉट ऑलरेडी अपवर्ड लूज द स्पोर्ट एंड में रप्चर एट दिस टाइम। अगर मेम्ब्रेन पहले रप्चर नहीं हुई तो इस टाइम पे क्या होता है, वो उसका अपना स्पोर्ट लूज हो जाता है जिसकी वजह से वो रप्चर हो जाती है। एंड देयर इज़ अ सडन पुश ऑफ लायबल, और यहाँ पे पुश करने की जो है ना उसको ज़रूरत महसूस होती है। देयर मे बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज और एक्चुअल ब्लीडिंग एट दिस टाइम। इस टाइम पे थोड़ी ब्लीडिंग भी होती है और ब्लड स्टेन म्यूकस भी होता है। द ओनली कन्फर्मेटरी साइन इज द वजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन रिवीलिंग दैट नो पार्ट ऑफ द सर्विक्स इज फेल्ट एंड दैट सर्विस इज इंडीड फुली डायलेटेड। और उन्होंने बोला है कि वजाइनल एग्जामिनेशन पे हमें पता लगता है कि सर्विस फुली डायलेट होगी जब सर्विस का कोई पार्ट हमें फील नहीं हो रहा होता है। ठीक है, आगे जी मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर।
Mechanism of labor is defined as a series of movement that the fetus undergoes during its passage through the birth canal during childbirth। उन्होंने बोला है कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर एक ऐसा मूवमेंट की सीरीज़ है जो बच्चा किस तरीके से मूव करके जो है ना बर्थ कैनाल में से गुजर के आता है। दिस सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट इज मोर लेस सिमिलर एंड अकर इन मोस्ट लेबर विद साइज एंड शेप ऑफ द fetus and pelvis are such that delivery would be impossible without the fetus undergoing the specific movement। उन्होंने बोला है कि अगर ये मूवमेंट नहीं होगी तो इन मूवमेंट के बगैर जो है ना बच्चे का जो मतलब कि ना वो बच्चा नहीं डिलीवर हो सकता। ठीक है, सबसे पहले इसमें आती है डिसेंट। डिसेंट मीन प्रोग्रेशन ऑफ द फीटस टुवर्ड द पेल्विक आउटलेट। डिसेंट का मतलब होता है कि बेबी का जो है ना नीचे आ जाना, पेल्विक आउटलेट में आ जाना। डिसेंट इज़ द कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर, इट इज़ कॉन्टीन्यूस एंड ऑल अदर मूवमेंट अकर साइमल्टेनियसली विद डिसेंट। उन्होंने बोला है कि डिसेंट जो है ना एक सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है लेबर की, और बाकी जो सारी मूवमेंट्स हैं वो लेबर के डिसेंट के साथ खुद ब खुद होती रहती हैं। फ्लैक्शन, देयर इज़ अ फ्लैक्शन ऑफ द फीटल हेड एट द नेक एंड द स्पाइन। फीटस का हेड क्या होता है, उसका हेड भी नीचे को झुका होता है, उसका नेक भी, उसका स्पाइन भी। फ्लैक्शन एंड डिसेंट मेक द स्मॉलर सब ऑक्सीपिटल ब्रैकेमेटिक डायमीटर टू एंगेज इन द राइट ऑब्लिक डायमीटर ऑफ द पेल्विक इंटलेट। अगर वो फ्लैक्शन में रहेगा तो ही उसका जो डायमीटर बनेगा वो ऑक्सीपिटल ब्रैकेमेटिक डायमीटर बनेगा। अगर उसका डायमीटर ऑक्सीपिटल ब्रैकेमेटिक बनेगा तो ही वो पेल्विस के ओब्लिक डायमीटर यानी कि इनलेट के ओब्लिक डायमीटर्स में से गुजर के आ सकता है। द डिनोमिनेटर इज द ऑक्सीपिट। इस टाइम पे डिनोमिनेटर जो होता है यानी कि ऑक्सीपिट होता है, यानी कि बेबी का ऑक्सीपिट नजर आता है, विच हैज़ अगेंस्ट द स्केल प्यूबिस, जो कि स्केल प्यूबिस के अगेंस्ट होता है। इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन विद द प्रोग्रेसिव डिसेंट एंड फ्लैक्शन रीचेज द पेल्विक फ्लोर। जैसे ही फ्लैक्शन और डिसेंट से बेबी जो पेल्विक फ्लोर में आता है, बिकॉज ऑफ द गटर लाइक फॉरवर्ड इंक्लाइनेशन ऑफ द पेल्विक फ्लोर undergoes an internal rotation through one end of the circle and lie under the symphysis pubis. This is achieved with the twist at the neck। तो अब उन्होंने बोला है कि ये एक गटर टाइप जो है ना वहाँ पे बन जाता है, पेल्विक फ्लोर का वो हिस्सा बन जाता है, तो वो इंटरनल रोटेशन की ज़रूरत होती है। यानी कि वन ऑफ द, अगर 8 है ना तो 1 उसमें से ना सर्कल होकर उसको बेबी को गुजरना पड़ेगा, और वो इस तरह होगा जब बेबी अपना नेक जो है ट्विस्ट करेगा, यानी कि अपनी गर्दन साइड को मोड़ लेगा, सर्कल कर लेगा। एक्सटेंशन ऑफ फीटस हेड। एक्सटेंशन का मतलब है बच्चे का अपने सर को ऊपर उठाना। एक्सटेंशन ऑफ हेड विद फर्दर डिसेंट हेड इज बोर्न बाय प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन। जो बच्चे का हेड है वो जब बच्चा हेड ऊपर करता है फिर वो ना इंट्रोइटस में से निकलता है, वजाइना में से निकलता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ द बर्थ ऑफ द हेड ट्विस्ट एट नेक इज अनडन बाय प्रोसेस ऑफ रेस्टिट्यूशन। देयर इज द करेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द हेड वन एडवर्स सर्कल। अब उन्होंने बोला है कि रेस्टिट्यूशन जो होती है वो एक्सटर्नल रोटेशन के एक्सटेंशन ऑफ द हेड के बाद होती है, जब बेबी जो है ना मतलब कि बाहर आकर अपना हेड जो है ना फिर थोड़ा सा ना ट्विस्ट कर लेता है। एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल का मतलब बाहर आ गया। विद कंटिन्यू डिसेंट द शोल्डर एंगेज इन द लेफ्ट डायमीटर ऑफ द इनलेट। अब जो शोल्डर है ना वो एंगेज हो गया ना उसमें लेफ्ट डायमीटर में इनलेट के। देयर इज़ अ इनवर्ड रोटेशन इन द इंटीरियर शोल्डर सो डैट इट कम टू लाई अंडर द प्यूबिक सिम्फिस। अब क्या होता है कि इनवर्ड जो है ना अंदर की साइड को जो मतलब कंधे थे ना पहले वो ट्रांसफर में थे, अब वो ना इंटीरियर पोस्टीरियर में आ जाएंगे। ठीक है, The head externally rotate through 1/8 of the circle and along with the shoulder। अब क्या हो गया, बच्चे का सर और बच्चे के शोल्डर दोनों ना एक साइड को मुड़ जाएंगे, यानी कि सीधे नहीं होंगे, एक साइड को मुड़ जाएंगे, इसको बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन और रेस्टिट्यूशन। इसको एक्सटर्नल रोटेशन और रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, आ गया जी मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। किस तरह हम लोगों ने सेकंड स्टेज को मैनेज करना है। इन सेकेंड स्टेज ऑफ स्टेज फीटस इज एक्सपोज टू मैक्सिमम स्ट्रेस एंड देर इज़ लायबल टू अंडरगो डिस्ट्रेस। इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फीटल हार्ट शुड साउंड